हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अगला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला पॉइंट समझते हैं, बस सिर्फ हेडिंग लिखनी है चैप्टर की और कुछ भी नहीं लिख नोट करना। अब आगे समझो। पहले देखो यहां पहला टॉपिक क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक साइंटिस्ट था डाल्टन, ठीक है। वो डाल्टन यूं कहता है कि एटम किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता है। एटम दो वर्ड से मिलकर बना है, ए और टॉम। टॉम कहां गए? ए और टॉम, ए का मतलब नॉट और टॉम का मतलब डिविजिबल। So according to this theory, an atom is the smallest part of an element which is not further divisible, जो further divisible नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा गलत बोलता है क्योंकि बाद में पता लगा कि एटम जो होता है ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनफैक्ट आजकल तो इलेक्ट्रॉन भी डिवाइड होता है उसके स्मॉलर पार्टिकल्स में, E/3 जिनका चार्ज होता है 2E/3, मैसोन पार्टिकल, बोसोन पार्टिकल बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो डाल्टन ने कहा कि इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, पर एक्चुअल में इसे सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहला पॉइंट क्लियर है? पहले समझो, बाद में नोट करना। आगे ये क्या बोलता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेम एलिमेंट के जो एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम H है, दूसरा H है, तो H और H तो सेम ही होगा ना। सेम एलिमेंट के एटम तो सेम ही होते हैं। जब सेम ही एटम है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम ही तो होगी। तो सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के अगर एटम होते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट वाले सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट वाले डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। इन ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं ना, डिफरेंट एलिमेंट के, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं। H और O मिलकर H2O बनाता है, क्यों? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो एटम इन ए केमिकल रिएक्शन, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर इन फिक्स्ड मास रेशियो। फिक्स्ड मास रेशियो में रिएक्शन करते हैं, और क्यों? टू गेन स्टेबिलिटी। This theory is based on law of mass conservation, law of definite proportion and law of multiple proportion। अब ये मत करना सर ये क्या होता है, क्योंकि पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये एज इट इज लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और ये एज इट इज लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन आया था 2 साल पहले कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस पर बेस्ड नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे, 3 तो ये दिए थे, मास कंजर्वेशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और एक और कोई था। तो इन 3 पर बेस्ड है, तो उस पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। रिएक्ट करने से स्टेबिलिटी कैसे आती है? आपने ऑक्टेट रूल सुना है? ऑक्टेट रूल कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सुना है? तो सोडियम जो होता है ना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सोडियम क्या होता है 2,8,1, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। क्लोरीन क्या होता है 17 एटॉमिक नंबर होता है 2,8,7। सही है। अब क्या करेगा
कि यार सोडियम सोच रहा है काश ये एक इलेक्ट्रॉन ना होता तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट रहा होता। ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और क्लोरीन क्या सोच रहा है कि काश एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता तो मेरे पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, 7 तो है ही। तो जो वो लूज करेगा उसको ये गेन कर लेगा। तो वो 2,8, ये 2,8,8। तो इस पर क्या चार्ज आ गया लूज करने से, पॉजिटिव चार्ज। फिर इस पर क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑक्टेट कंप्लीट है उनका। ठीक है, और Na+ और Cl- मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl कंपाउंड बना लेंगे। और NaCl कैटायन एनायन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन से क्या होती है, स्टेबिलिटी। ठीक है, और बाकी ये जो पूछ रहे हो ना, इस तरह वो आपस में रिएक्शन करते हैं। बाकी ये अभी एटॉमिक का अगला चैप्टर आएगा पीरियोडिक, और पीरियोडिक का अगला आएगा केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में पूरे 1-1.5 महीने कम से कम यही बातें करेंगे अपन आराम से, है ना। तो ये बातें वहां ज्यादा डिटेल में होगी, ये नोट कर लो बेटा। Which is not further divisible.
गया ना? तो ये इन लॉज पर बेस्ड है। तो इसका तो मेनली एक ही पॉइंट याद रखो कि ये कहता है कि एटम इज नॉट फर्दर डिविजिबल, बट एक्चुअली एटम इज डिविजिबल। हो गया? इसके बाद में अपन बात करते हैं जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बातें चल रही है। ये ऊपर वाला नोट हो गया क्या? हाँ जी, अभी हो गया? सुनो बेटा, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल में पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। हम ग्राम में पूछेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 10⁻⁻28 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का मास है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, तो ये दोनों का चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन। हाँ जी। अब जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन क्या होता है? 1H1 प्लस 1H1 प्लस, या इसे सिंपल H प्लस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? H प्लस। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन के पास ये जो नीचे लिखा होता है ना, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन भी कितना? 1। और अगर स्पीसीज न्यूट्रल होती है, अगर स्पीसीज कैसी होती है? न्यूट्रल, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 1 प्रोटॉन था तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 1। अब आपने क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन था आपने वो भी लूज कर दिया, जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी लूज कर दिया। ठीक है, अब एटम में होता क्या है? अरे एटम में होता क्या है? ये तो सर्कुलर पाथ होता है, यहां तो इलेक्ट्रॉन होते हैं
और अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो भी चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचा। समझ आई बात? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो भी चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन खत्म। अब तो क्या बचा है इसके पास, केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन बचा है, मतलब न्यूक्लियस बचा है। तो प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। प्रोटॉन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन को हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद न्यूक्लियस ही बचता है। आया समझ में? एक होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 +2। चलो +2 को भूल जाओ। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। प्रोटॉन कितने हैं, 2। और अगर ये न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या किया, +2 चार्ज लगा दिया। क्या लगा दिया, +2। तो जो दो +2 का मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, वहां 1 प्लस लगा दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वहां 2 प्लस लगा दिया, मतलब दोनों से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो दोनों ही केस में बचेगा क्या, सिर्फ न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बचेंगे। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। मतलब हीलियम में इलेक्ट्रॉन हटा दो, 3 तरह के पार्टिकल होते हैं एक एटम के पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस जगह पर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये जो होता है ना सेंटर, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब हीलियम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गए। आगे बस अरे यस और नो, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचेगा बेटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही तो बचेगा। और उन्हें कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जिस जगह पर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो चलो, ये प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 10⁻⁻27 kg। ये दोबारा समझाऊंगे एक बार, अल्फा पार्टिकल और ये आ गया समझ में, हमें दिया आगे। ठीक, अब आप देखो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास पता है, प्रोटॉन का मास पता है, दोनों के चार्ज के बारे में बात हो गई। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास के अप्रोक्सीमेट सेम होता है। बस न्यूट्रॉन हल्का सा हैवी होता है, हल्का सा। किससे, प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास के बराबर ही होते हैं दोनों के मास, पर हल्का सा ही सही भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसलिए वहां 1.67 लिखा और यहाँ 1.68 लिखा है। बाकी पावर्स में कोई, हाँ बोलो। अरे अल्फा छोड़ना बेटा, अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक बताओ। हाँ बोलो। हाँ वो हाइड्रोजन का भी, वो प्रोटॉन का मास है। लेकिन इसमें आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा। आपके एक डाउट आना चाहिए कि सर हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। वहां कितना पावर आ रहा है, 10⁻31। तो यहाँ कितना पावर आ रहा है, 10⁻27। कौन ज्यादा है, जो है कौन ज्यादा होता है, -31 की -27, 10⁻27। ठीक है, तो ये अप्रोक्स, तो ये काफी ज्यादा है उससे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास चाहे हो चाहे ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं दोनों का। अब आप देखो
अगर प्रोटॉन पे +1 चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? +2। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का कितना है? डबल। तो ये इसका जो चार्ज है ना अल्फा पार्टिकल का, वो प्रोटॉन के चार्ज का कितना है? डबल। प्रोटॉन पे +1 और अल्फा पे +2, तो +2 डबल होता है +1 का। ये जो ऊपर लिखा होता है ना 1h1 में जो ऊपर लिखा है, ये क्या होता है? मास। 2He4 में जो ऊपर लिखा है 4, वो क्या है? मास। प्रोटॉन का मास कितना है? 1 और अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? 4। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितने गुना है? 4 टाइम्स। प्रोटॉन के कंपेयर में 4 टाइम्स। तो ये रहा अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का कितना हो जाएगा? 4 टाइम। तो मास आ गया 4 टाइम और चार्ज आ गया 2 टाइम। नोट कर लो बेटा। इस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। हो गया नोट? एक क्वेश्चन लिखे हैं आप। एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अरेंज
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल in increasing order of specific charge. स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है? Q बाई एम, चार्ज बाई मास का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज। हाँ जी, अब आप सामने देखो और समझो। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इधर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है और न्यूट्रॉन है। मैं इनका Q बाई एम नोट करता हूं, Q बाई एम, ठीक है। इंक्रीजिंग ब्रैकेट में लिख लेना ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब मुझे विद साइन नहीं बताना है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है। तो Q बाई एम का मैग्नीट्यूड, इसका चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹ कुलाम। ये जो C लिखा है ना इनके आगे, कुलाम है ना, ये कुलाम होता है, कुलाम। कुलाम क्या होता है? चार्ज की यूनिट होती है। अरे कुलाम क्या होता है? चार्ज की यूनिट। उसे रिप्रेजेंट करते हैं C से। हाँ जी, अब इसका मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6 10⁻⁻19। और प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 10⁻⁻27। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज अपॉन अल्फा पार्टिकल का मास। अब प्रोटॉन से कंपेयर करो, प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे +2। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। सही बात। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0 और मास 1.68 10⁻⁻27। आप देखो सबसे कम वैल्यू तो किसकी आएगी? न्यूट्रॉन की, वो तो 0 ही आएगा। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू ज्यादा आएगी या प्रोटॉन के लिए? न्यूमरेटर दोनों में सेम है क्या? किसका डिफरेंस है? डिनोमिनेटर का। जहां कम का डिवाइड करते हो वहां वैल्यू, जब डिवाइड कम से करते हैं तो वैल्यू अरे ज्यादा आती है कम आती है? ज्यादा आती है। तो इन दोनों में कम कौन है? 10⁻⁻31 कम है ना। अरे नेगेटिव में ज्यादा का मतलब कम होता है बेटा। ये वाली वैल्यू कम है, और जब कम का डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आएगी ज्यादा। अरे ऐसे सोच लो कि जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+27 बनेगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+31 बनेगा। तो +31 ज्यादा आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा आएगी वैल्यू। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अल्फा पार्टिकल की वैल्यू ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा है? प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा है। अरे एक ये किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा आएगी। पता नहीं क्या कहां से कैलकुलेशन सीख के आए यार। ये 2 से 4 का 2 से डिवाइड करूंगा ना यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2।
1/2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा जी जितना प्रोटॉन का चार्ज बाई मास आएगा ना, उसका हाफ किसका आएगा? अल्फा पार्टिकल का। आ रहा है क्या समझ में? यहां 2 2 जा 4 होता है, तो यहां पर ये तो प्रोटॉन का आ गया Q बाई एम, और इसका आधा किसके इक्वल है? अल्फा पार्टिकल के Q बाई एम की। तो प्रोटॉन का डबल आएगा, क्योंकि अल्फा का कितना आ रहा है? आधा आ रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, प्रोटॉन का आधा किसका? अल्फा का, और सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है? न्यूट्रॉन की, 0। सॉरी, नोट कर लो। आगे वाली हेडिंग नोट मत करना, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं अपन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ये सिंपल है ना भाई, जो प्रोटॉन का Q बाई एम है उसका हाफ किसका आ रहा है? अल्फा पार्टिकल। हो गया? ठीक है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं, ये आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है, ये पढ़ा चुका हूं ना मैं। आइसोटोप, आइसोबार, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज एटॉमिक मास भी डिस्कस कर चुके हैं, M1 प्लस M2 x2। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो कैथोड रेस। कैथोड रेस यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके बारे में बताया था जे थॉमसन ने। कैथोड रेस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में डिस्कस किया था जे थॉमसन ने। लिखा आपने कैथोड रेस। अब पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कैथोड रेस, देखो हुआ क्या, अपन ने ये एक ट्यूब ली, अपन ने ये एक ट्यूब ली, इस ट्यूब को बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब, शॉर्ट में बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये जो ट्यूब है ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब अपन ने क्या किया, इस ट्यूब में 2 मेटल की प्लेट्स लगाई इसके अंदर। उन मेटल की प्लेट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। 2 तरह के हो सकते हैं, आपने सुने हो, एनोड और कैथोड। सुने? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड पर एक बैटरी अप्लाई कर दी।
बैटरी का पॉजिटिव एंड जिस प्लेट से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव एंड इस प्लेट से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव प्लेट कौन सी होती है? एनोड। और नेगेटिव एंड जिस प्लेट से कनेक्टेड हो जाएगा वो प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव प्लेट होती है कैथोड। ठीक है ना? हाँ जी। अब मैंने यहां पर एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया, जो बैटरी ली ना वो अच्छे खासे पोटेंशियल, अच्छे खासे वोल्टेज की ली। जब अपन ने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो अपन ने क्या देखा? अपन ने क्या मतलब यहां से क्या समझ आया कि कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ रेज इमिट होती है। कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो कैथोड इलेक्ट्रोड से, कैथोड से कुछ रेज अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमिट होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमिट होती है और मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। इमिट कहां होती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये तो ऐसे वर्टिकल प्लेट थी, तो यहां से ऐसे 90 डिग्री पर चला गया, चली गई रेज। अब ना यही क्वेश्चन जेईई में आ चुका है। उसने क्या किया, इस ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड है इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया। जेईई में एक्सपेरिमेंट ज्यादा होता है क्वेश्चन में। तो अगर प्लेट ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर मान लो प्लेट ऐसी है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये प्लेट है ये, अब इस पॉइंट के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगी। इस पॉइंट पर ये लाइन ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। जो भी आपको सरफेस गिवन है ना बेटा, जो भी सरफेस गिवन है, जैसे ये सरफेस गिवन है, तो अब यहां टेंजेंट बना लो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पे लाइन ऐसी बनेगी, इस पॉइंट पे लाइन ऐसी बनेगी। इसका परपेंडिकुलर इधर है, इसका परपेंडिकुलर इधर है, इसका परपेंडिकुलर इधर है। तो जो रेज निकलेगी ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी। जैसे ये सरफेस होती है इस तरह की, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाओगे, यहां से लाइन जाएगी इधर की तरफ, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर किधर आ जाएगा? ये तो इधर की तरफ आएगा। अरे वो तो करो ऐसा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर तो लाइन कहां आएगी? इधर की तरफ। अब इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन कहां आएगी? इधर की तरफ। तो रेज निकलती कहां है? इमिट कहां होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में। चलो अपन तो यहां वापस आते हैं। कैथोड इलेक्ट्रोड, इतना हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ रेज स्ट्रेट लाइन में मूव हुई। अब ये जो रेज होती है ना, ये एनोड इलेक्ट्रोड की ओर जाती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो तब समझ में आया कि यार ये रेज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रही है, मतलब ये खुद कैसी है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये एनोड रेज खुद जो होती है वो छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी होती है, तभी तो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर रही है। और वो छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल जो होते हैं उन्हें पहले नेगेट्रॉन बोला गया और बाद में उन्हें ही इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। ठीक है। कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेज इमिट हुई, स्ट्रेट लाइन में मूव करी और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चली गई। पॉजिटिव की ओर जा रही है, मतलब ये जो रेज होती है कैथोड रेज, ये नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तभी तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये पता कैसे लगा कि ये पॉजिटिव, ये जो रेज होती है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनविजिबल पार्टिकल होता है, दिखता नहीं है वो। ठीक है। तो फिर पता कैसे लगा कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है? तो अपन ने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड वाला,
इसको पोरस बना दिया। पोरस मतलब ये तो एक मेटल की प्लेट है ऐसी, इस प्लेट में बीच में होल कर दिए। अब इधर ठीक है, और इसके पीछे की तरफ, इलेक्ट्रोड के पीछे की तरफ भी तो कुछ दिख रहा होगा आपको ये, तो इसके पीछे की तरफ भी अपन ने एक प्लेट लगा दी, उसे बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट कौन सी होती है? वो जो ट्यूबलाइट, अगर कभी ट्यूबलाइट तोड़ी हो, ठीक है, और उसके अंदर एक वाइट वाइट सा मटेरियल होता है, ट्यूबलाइट के अंदर एक वाइट वाइट सा मटेरियल होता है, ठीक है, वो जिंक सल्फाइड होता है। क्या होता है? जिंक सल्फाइड। अच्छा, उसका काम क्या है उस मटेरियल का? कि जब भी उससे कोई पार्टिकल टकराएंगे वहां लाइट प्रोड्यूस होगी। तो फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? उस पर एक मटेरियल लगा होता है, ठीक है, उसे बोल, ठीक है, अब उस पार्टिकल पर, जब उस मटेरियल पर जब भी कोई पार्टिकल टकराएगा तो वहां लाइट प्रोड्यूस होगी, लाइट। तो यहां पर ने फोटोग्राफिक प्लेट रखी, इन होल्स के थ्रू ये रेस इधर सामने आगे की तरफ आ रही थी और आगे की तरफ ज्यादा कर इससे टकरा रही थी, तो यहां लाइट जनरेट हुई। अब यार एनोड के पीछे की तरफ लाइट जनरेट हो रही है। अच्छा, मतलब कोई तो है जो उस साइड से आ रहा है और इन होल्स के थ्रू पास होकर आगे टकरा रहा है, आगे टकरा रहा है तो वहां लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे पता लगता है कि हाँ उधर से कोई आ रहा है, क्योंकि आता हुआ दिखेगा तो हाथ नहीं, वो तो इनविजिबल होता है, और जब टकराएगा तो लाइट जनरेट होगी, वो लाइट तो दिखेगी ना अपन को। तो ऐसे, ठीक है, इस तरह से तो आप ये बना ले भाई। तो ट्यूबलाइट भी ऐसे ही काम करती है? ऐसे ही काम करती है ट्यूबलाइट, बिल्कुल। ये सरफेस के परपेंडिकुलर की जो कहानी बनाई हुई है ना साइड में, आपकी इच्छा तो बनाए, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा। सर मतलब रेस तो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, तो फिर कैथोड के पीछे वो क्यों लगाई? हाँ, अभी उसके बारे में पता लगेगा जब अपन एनोड रेस पढ़ेंगे, जब प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे ना। अभी तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, जब प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे तब पता लगेगा। अरे हो गया क्या? तो आप लिखें इसमें। नहीं सर, ये 10,000 वोल्ट के आसपास अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ।
हाँ जी बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट के नीचे क्या लिखा हुआ है? ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक एक मेटल होता है ना, जिंक। अभी हो गया क्या नोट? हाँ बेटा ना, हो गया। हाँ सर। आप लिखिए, when a high voltage is applied, when a high voltage is applied across metal electrodes, in cathode ray tube, then some invisible particle emits in perpendicular direction from cathode surface and moves in straight line, आगे लिखें, these particles moves towards positive electrode मतलब एनोड। It means these rays are made by small negatively charged particles, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, these particles initially known as negatron and later on known as electron।
लेटर ऑन नोन एज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, these rays are known as cathode rays। These rays are known as cathode rays। ठीक है ना। सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेगी तो खुद नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी है। वो पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे क्या है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे क्या हुआ? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा ना, ये एक के पीछे एक मूव कर रहे हैं, तो ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। और सर ये किसकी बनी हुई होती है कैथोड वाली प्लेट? ये तो कोई भी मेटल की प्लेट है। मेटल जैसे आयरन है, कुछ भी प्लेट है, मेटल। ठीक, आगे लिखो बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। नेक्स्ट लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, these rays are affected by magnetic and electric field। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट लिखो, these particles having some mass। these particle having some mass, हाँ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में मास है, और वो कोई भी पार्टिकल जिसमें मास हो उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। वो कोई भी पार्टिकल जिसमें मास हो उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है, प्रोटॉन में भी होता है, अल्फा में भी होता है, तो सभी की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। और लाइट की वेलोसिटी हो सकता है आपने कभी सुना हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लिखें दिस पार्टिकल हैविंग सम मास एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। आगे लिखें, सेकंड पॉइंट नोट हो गया। सुने बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट, नहीं पहले सुनो। These particles showing heating effect। ये पार्टिकल हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इनके जैसे
ये पार्टिकल यहां मूव कर रहे हैं और यहां पर बीच में आपने कोई मेटल की प्लेट रख दी या कोई भी सब्सटेंस रख दिया, तो जो मेटल की प्लेट होगी ना, जब ये उससे टकराएंगे तो हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। कैसे गर्म हुई? अरे एनर्जी कंजर्वेशन, कि जब ये इससे टकराई तो इनमें क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, और टकरा कर ये तो रुक गए। अब ये रुक गए तो इनकी एनर्जी गई कहां? तो इन्होंने अपनी एनर्जी किसको पास ऑन कर दी? इस मेटल की प्लेट को पास ऑन कर दी, जिससे मेटल की प्लेट एनर्जी लेकर क्या हो गई? गर्म हो गई। इसे ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो दिस पार्टिकल हैविंग या शोइंग हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, एक बात और कि ये कैसे पता लगा कि इन पार्टिकल में मास होता है? इन पार्ट वो आपने वो लेजर लाइट देखी होगी ना, वो आती है 150 रुपए की जो आती है लेजर लाइट, ठीक है। अब जैसे अगर ऊपर उसको किसी के ऊपर डालते हैं तो किसी को पता थोड़ी चलता है कि लेजर लाइट आई है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनमें मास ही नहीं होता। वो जो लेजर रेज आती है ना वो, ठीक है, उनमें मास ही नहीं होता। मास नहीं होता तो इसलिए पता नहीं चलता, कि वरना तो अगर आप पत्थर फेंक के मारोगे तो पता लगेगा उसे, क्योंकि मास है पत्थर के अंदर। समझ आ रही है बात? तो इन रेज में क्या होता है? इनमें मास होता है। कैसे पता लगा? मैंने यहां पर एक व्हील पुट कर दिया, इनके मीडियम में एक व्हील पुट कर दिया, तो व्हील क्या करता है? वो रोटेट करने लग जाता है। अब व्हील रोटेट कर रहा है मतलब कोई मास टकराया है उससे, वरना वो लेजर लाइट अगर उसके ऊपर डालोगे व्हील के ऊपर तो व्हील रोटेट थोड़ी करेगा। लेकिन यहां पर व्हील रोटेट करता है, इसका मतलब इनमें क्या होता है? मास, कोई मास वाला पार्टिकल टकराया है, ठीक है, ऐसे। तो ये हीटिंग इफेक्ट शो करता है। एक बात और, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, मतलब एक पॉजिटिव प्लेट लगा दूं ऊपर, एक नेगेटिव प्लेट लगा दूं नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये रेज कहां मूव कर जाएंगी? पॉजिटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर जाएंगी। तो जैसे इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट है तो ये रेज यूं मुड़ जाएंगी, नीचे की तरफ पॉजिटिव प्लेट है तो ये रेज उसकी तरफ मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होती है। तो ये लिखा है these particles showing heating effect and when they collide with object present in the medium then their kinetic energy convert into heat energy। जब मीडियम में टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। रुको पहले एक मिनट सुन लो। अरे समझ गए क्या हीट क्यों हुआ? वो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई ना हीट एनर्जी में। आगे देखो, इन रेज के स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है? स्पेसिफिक चार्ज Q/m। अभी तो क्वेश्चन किया है स्पेसिफिक चार्ज वाला। तो इनका जो Q/m होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। अरे तो फिक्स तो होनी ही है, क्योंकि इन रेज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, तो ये रेशियो भी क्या आना है? फिक्स ही आना है। तो कैथोड रेज के Q/m की वैल्यू फिक्स होती है 1.78 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यू होती है। ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है ना। तो आपने इलेक्ट्रोड मान लो अगर निकल की आयरन की जगह निकल का लगा दिया, कॉपर का लगा दिया, सिल्वर का लगा दिया, गोल्ड का लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फिक्स है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दीज रेज आर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड टाइप ऑफ मीडियम। हम मीडियम पहले हाइड्रोजन गैस थी, अब हीलियम गैस हो जाए, क्या ही फर्क पड़ना है उससे। तो ये वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इसके लिए फिक्स होती है। एक पॉइंट और है, when these rays collide with fluorescent substance, वो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे वो जो लगा रहता है ना, वो जो व्हाइट सा मटेरियल, उसे बोलते जिंक सल्फाइड, उसे बोलते हैं फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस क्या होता है? जब भी उसे कोई टकराएगा तो लाइट प्रोड्यूस होगी। collide with fluorescent substance then light produced। समझ आ गया? तो ये नोट कर लेना सर। अगर मीडियम में कोई गैस होगी तो उस गैस का भी तो मास होगा, उससे टकरा के डिस्टर्ब नहीं होंगी। हो सकता है, लेकिन फिर वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपन, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी।
हो गया नोट? सर नीचे सर एक पार्टिकल हीटिंग इफेक्ट क्यों ना शो करेंगे? जो ऑब्जेक्ट रखा है मीडियम में वो करेगा ना शो हीटिंग इफेक्ट, वो हीट हो जाएगा। वो हीट अप हो जाएगा, लेकिन उसको हीट अप किया किसने? पार्टिकल से करा पार्टिकल से करा ना, वो पड़ा पड़ा थोड़ी हो रहा है हीट अप। तो शोइंग कौन कर रहा है? पार्टिकल ही तो कर रहा है हीटिंग इफेक्ट। करवा अरे हीटिंग हाँ, वो करवा रहे हैं। इफेक्ट। कौन? हाँ, वो कैडमियम सल्फाइड CDS। सर ये कोलोइड है या फिर कोलाइड है? कोलाइड कोलाइड। एक कोलाइड है। हो गया क्या नोट? तो ये किसके बारे में था? कैथोड रेस के बारे में। नेक्स्ट लिखो सेकंड, एनोड रेस। एनोड रेस या कैनाल रेस। एनोड रेस या कैनाल रेस, इसके बारे में बताया था रदरफोर्ड ने। सिर्फ हेडिंग लिखना। इसका डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ हेडिंग लिखनी है। लिखा आपने एनोड रेस। अब आप मेरी बात सुनो, देखो यहां क्या होता है, जब आपने सारा सारा सेटअप वही है, कैथोड रे वाला ही, अलग से कुछ भी नहीं है। यहां ही वापस एनोड रेस भी जनरेट होती है। कैसे? जब आपने यहां एक हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो कैथोड से कुछ रेस इमिट हुई, कैथोड से कुछ रेस इमिट हुई। अब ये जो रेस हैं, यहां कोई ना कोई मीडियम होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी, यहां कोई गैस होगी। जब ये रेस उस मीडियम से टकराएगी, जब ये कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन जब मीडियम से टकराएंगे, तो उस मीडियम को क्या मिलेगी? एनर्जी। और एनर्जी मिलने से उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट,
सेकेंड ऑर्बिट, इस तरह से इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, अगर वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला गया मतलब वो एटम से बाहर निकल गया। फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला गया? इनफाइनाइट पे, तो वो एटम से बाहर निकल गया। इनफाइनाइट पे जाने का मतलब होता है एटम से बाहर निकलना। तो यार जैसे सोडियम है, अब अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बताओ पीछे क्या बचेगा? न्यूक्लियस। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल, अरे सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो न्यूक्लियस थोड़ी बचेगा। तो Na पर कौन सा चार्ज आएगा? +1 चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ मतलब 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं मतलब 2 प्लस, इस तरह से। तो जैसे यहां पर जो भी पार्टिकल है, जब कैथोड रेज उससे टकराती है तो उस पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, तो उस पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। यूं मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन आर पार हो गए, कि यही वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा, नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो रुक गया, इसने अपनी एनर्जी उसको दे दी। अब इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पीछे कौन सा चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज। सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो कौन सा चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहां पर इस मीडियम का क्या हो गया? आयोनाइजेशन। मीडियम किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। ये मीडियम किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में। आयन में कन्वर्ट होने का मतलब होता है आयोनाइजेशन। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बने, ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए, कैसे जनरेट हुए? कैथोड रेज जब पार्टिकल से मीडियम से टकराता है तब। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल अब कहां मूव करेंगे? पॉजिटिव पार्टिकल कहां मूव करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की ओर। ठीक है, मीडियम में गैस है इसके अंदर, हाँ गैस इस ट्यूब के अंदर। कहां पर बेटा? नहीं एग्जैक्ट मिड नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्ट मिड तो अपन ने बात करी नहीं, कहीं भी हो सकता है वो। अब सुनो, इस ट्यूब में पहले से गैस है, ऊपर वाले में भी है, तो ये वही तो एपरेटस है, दोनों काम साथ साथ होते हैं। लेकिन ऊपर पढ़ेंगे तो 1 by 1 करके ना, तो पहले मैंने केवल इलेक्ट्रॉन पे फोकस किया, अब बात कर रहे हैं हम प्रोटॉन की। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, ये कहां मूव करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। तो बेटा अब इसके पीछे भी अपन ने अभी ऊपर प्लेट लगाई थी, फोटोग्राफिक प्लेट कैथोड के पीछे भी लगाई थी। तो यहाँ क्या करेंगे? अगर यहाँ पर भी अगर अपन होल बना दे, तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, तो उन होल से पास होकर पीछे भी क्या जनरेट होगी? लाइट प्रोड्यूस होगी। तो कैथोड के पीछे लाइट कहां से प्रोड्यूस हो रही थी? तो वो पता लगा कि वो यहां से कुछ पॉजिटिव पार्टिकल है जो कैथोड की ओर जा रहे हैं। इन रेस को बोला जाता है, ये जो ग्रीन वाली रेस है ना, ब्लू वाली रेस तो क्या है? कैथोड रेस। पर ये जो ग्रीन वाली है जो पीछे की तरफ जा रही है, ये क्या है? एनोड रेस। कैथोड रेस कैथोड से जनरेट होती है। अरे कैथोड रेस कहां से जनरेट होती है? कैथोड से। लेकिन एनोड रेस कहां से जनरेट होती है? मीडियम के आयोनाइजेशन से। कहां से जनरेट होती है? मीडियम के आयोनाइजेशन से, एनोड से जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ था इसके बारे में, इसे अपन नेक्स्ट टाइम पे समझेंगे और फिर नोट करेंगे। चलें।